मैं आपके लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 वैश्वीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेके आया हूँ जो आपको आगे मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वैसे स्टडी पॉइंट में आपका सबका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर लाए हैं, 7 चैप्टर वैश्वीकरण, है ना, ग्लोबलाइजेशन। जो चैप्टर तुम्हारा 6 से 8 नंबर के बीच में आ रहा है और जो क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर में सिर्फ हम वही करेंगे और उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्योंकि मेरे चैनल में कई बार मैं बता चुका हूँ, मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चंस के जिक्र होंगे जो क्वेश्चन आते रहते हैं। और ज़्यादातर मेरे वीडियो में देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते जो रिपीट होते हैं। आगे चलते हैं हम वैश्वीकरण देखते हैं। जो 6 से 8 नंबर का आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये जो क्वेश्चन मैं पहला क्वेश्चन जो आपको करवाने जा रहा हूँ, जो चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। क्वेश्चन है 4 नंबर का, ये क्वेश्चन देता है 4 नंबर का या 3 नंबर का, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन देता है। ये देखते हैं इसका वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है तथा इसका प्रभाव कितने तरीकों से होता है। आप सबने पढ़ा होगा, आप सबको ध्यान होगा कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। आप लोग पहले क्वेश्चन पेपर जैसे मिलते हैं क्वेश्चन आप सब पढ़ा कीजिए। आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं नहीं है सही से, आप लोग सिर्फ एक वर्ड देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहा है, सीधा बस लिखते जाते जो मर्जी आ रहा है। आप अगर क्वेश्चन देखें कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जुड़ा हुआ कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है तथा इसका प्रभाव कितने तरीके से होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, टोटल हो गए 4 नंबर का। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, मतलब डिफाइन करना है इसको। तो आप पहले लिखेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अब आगे लिखेंगे कि वैश्वीकरण इसका अर्थ है एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना। कितना इजी है। वैश्वीकरण हमने हेडिंग डाला और क्या बताया कि इसका अर्थ है एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना, है ना, मतलब एकीकरण होना, एक देश का दूसरे देश के साथ जुड़ना। तो ये हो गया खत्म। आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसका प्रवाह कितने तरीके से होता है। प्रवाह का मतलब एक तरह से बहना, है ना, मतलब देश कोई भी जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, वो कौन सी चीजें हैं जुड़ने के लिए, तो वो ये 4 चीजें हैं। आप हेडिंग ये देख लेंगे और हेडिंग को हम एक्सप्लेन करके चलेंगे। हेडिंग आप नोट कर लीजिए। पहला हेडिंग है पूंजी। एक देश को दूसरे देश कैसे जुड़ती है भाई, पूंजी, पूंजी यानी मुद्रा। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। पूंजी यानी मुद्रा। तो मुद्रा में क्या होता है कि एक देश की दूसरे देश के साथ जब लेन देन होता है ना, दैट मींस व्यापार होता है। जब व्यापार होगा तो एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ जुड़ जाएगी। या आप सबको पता है कि जिस देश के साथ आप व्यापार करते हैं, है ना, तो उसको उसी देश की करेंसी हमें देनी पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है, पूंजी यानी मुद्रा का आदान प्रदान। तो इस तरीके से जुड़ गया, मतलब मुद्रा का प्रवाह हो गया। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं श्रम। श्रम यानी लेबर, है ना, लेबर, मजदूर या सेवक। अब सेवक कौन है, सेवक हर कोई है, चाहे वो प्लम्बर हो सकता है, चाहे वो अध्यापक हो सकता है, चाहे वो वकील हो सकता है। ठीक है, अब श्रम में शर्माने वाला श्रम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। श्रम में यहाँ पे है जो हर कोई व्यक्ति जो भी इनकम के लिए काम करता है वो श्रम कहलाता है। जैसे एक देश से दूसरे देश में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उससे वहां के इकोनॉमी पे प्रभाव डालता है और उस देश का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जुड़ जाता है। जैसे इंडिया के नागरिक अपने काबिलियत के आधार पर विदेश जा रहे हैं और विदेश के नागरिक इंडिया आ रहे हैं, तो इस तरीके से जुड़ जाएगा, डेफिनेटली जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वस्तु। सॉरी, वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तुओं का आदान प्रदान, इसमें एक देश की वस्तु का, है ना, वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा,
जिससे एक देश की जरूरतें दूसरे देश की जरूरतों से पूरी होती है ना। आयात निर्यात या आदान प्रदान बोल दो, तो इससे भी एक देश दूसरे देश से जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विचार। विचार संस्कृति। अब विचार संस्कृति कैसे प्रभाव डालते हैं? जैसे ये है इंडिया, ये है अमेरिका। अब इंडिया के नागरिक अमेरिका जा रहे हैं तो वहां की विचार और संस्कृति को अपना रहे हैं। ठीक है, या अमेरिका के इंडिया आ रहे हैं तो ये इनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट हम सारे बच्चे स्टूडेंट्स एक क्लास में मिलते हैं, ट्यूशन सेंटर में या स्कूल में, तो हम देखते हैं वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, और उनका विचार, रहन सहन, पहनावा, संस्कृति सब अलग अलग होता है। लेकिन हमारे साथ जब घुल मिल जाता है तो फिर हम एक ही जैसी थॉट्स या एक ही जैसे विचार रख के चलते हैं। लेकिन वही हम बात करें विचार संस्कृति एक देश के साथ दूसरे देश के साथ कैसे जुड़ती है, तो जब एक देश के दूसरे देश के नागरिक आते जाते हैं एक देश के दूसरे देश में, तो हम यहाँ की संस्कृति अपना लेते हैं और ये हमारी संस्कृति अपना लेता है। हम उनकी संस्कृति पसंद करते हैं, वो हमारी संस्कृति पसंद करता है। तो कितना इजी है, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में है क्या, कितने क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, तथा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तथा इसका प्रभाव कितने तरीके से होता है। और पहले हमने क्या किया, वैश्वीकरण एक्सप्लेन कर दिया कि इसका अर्थ है एक देश की अर्थव्यवस्था का, मतलब इकोनॉमी का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना, खत्म। कितना इजी है ना, तो इसको वैश्वीकरण कहते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, इसका प्रभाव कितने तरीकों से होता है, मतलब एक देश दूसरे देश से जुड़ता तो कैसे जुड़ता है, तो ये 4 चीजों से जुड़ता है, पूंजी, श्रम, वस्तु, विचार, खत्म। ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी है। 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार आया हुआ है। तो दोस्तों अब हम इस चैप्टर का वैश्वीकरण का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर का। मैंने बता रखा है कि इस चैप्टर में से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। इससे पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वो या तो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन देगा, ठीक है, 2 या 4। अगर वो ना आए तो ये आ सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें तुम्हारे 3 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ में आ गया? देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें तुम्हारे 3 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं कि वैश्वीकरण की बहुआयामी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। समझना, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा स्पष्ट कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। बहुआयामी मतलब वैश्वीकरण ने किन किन क्षेत्रों में प्रभावित किया है। हम जानते हैं जनरली जब किताब पढ़ रहे हो तो तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा 3 तरीके से प्रभावित किया वैश्वीकरण ने, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, है ना, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र। अगर ये क्वेश्चन आता ऊपर वाला तब तो राजनीति के 2-3 पॉइंट, आर्थिक के 2-3 पॉइंट और सांस्कृतिक के 2-3 पॉइंट हमें करने ही करने, तब जाके पूरा नंबर तुम ले सकते हो क्वेश्चन में। अगर ये वाला क्वेश्चन ना नहीं आया, ये आया कि वैश्वीकरण का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बात वहीं पड़ जाती है। वैश्वीकरण में कभी कभार क्या होता है, इनमें से एक ही पूछता है कि वैश्वीकरण की राजनीतिक प्रभाव बताइए, 6 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन ये दे देगा, तो इसके सारे लिखने पड़ेंगे। या राजनीतिक नहीं पूछेगा तो आर्थिक पूछेगा कि वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव बताइए, आर्थिक क्षेत्र में कैसे प्रभावित कर रहा है, तो आर्थिक के ये है। नेक्स्ट ये ना पूछे, ये पूछ ले, जो 2 से 3 बार ये भी रिपीट हुआ है कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव बताइए। समझ में आ गया? तो कितना बढ़िया है, एक ही वीडियो में तुम्हारे 3 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन घुसा रहे हैं। समझ में आ गया? राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। अब एक एक करके देखते हैं। और एक और मैं बात बता दूं, तुम लोग सपोर्टिंग्स में देख लेना, सपोर्टिंग में तो तुम्हारे भी आए हैं, ये इतने इजी पॉइंट है, तुम्हारे सपोर्ट में भी नहीं मिलेंगे। यकीन ना है, तुम लोग खोल के चेक करके साथ देख सकते हो, एक आध पॉइंट भले मिल जाए, तुम्हारे बोर्ड जो सपोर्टिंग मटेरियल में है उससे इजी पॉइंट लेके आ रहा है। ठीक है, देखते हैं राजनीतिक प्रभाव।
राजनीतिक प्रभाव में वैश्वीकरण के कारण राज्य की निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई है। वैश्वीकरण का मतलब होता है पावर, है ना। वैश्वीकरण राज्य की निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई है। राजनीतिक मतलब पावर। तो जब वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक देश दूसरे देश से जुड़ता है, तो होता क्या है, किसी भी चीज का लाभ भी होता है, हानि भी होता है। तो वैश्वीकरण का लाभ भी हुआ, हानि भी हुआ है। तो हानि हम देखते हैं इन तीनों क्षेत्रों में क्या क्या हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ कि वैश्वीकरण से राज्य की निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई है। जब से ये एक देश दूसरे देश से जुड़े हैं ना, तब से क्या हुआ, जो राज्य सरकार वो सही से काम नहीं कर पा रही है, पहली बात। दूसरी बात कि वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों में अपनी कंपनी लगा रखा हो, उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। समझ में आ गया। तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे उदाहरण में तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का तो टाटा हो गया, है ना, बिरला हो गया, ये ऐसी कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो एक से अधिक देशों में अपनी पैर पसार लिया। पैर पसारने का मतलब है कई देशों के ब्रांचेस हैं। समझ में आ गया। तो वैश्वीकरण के कारण ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां जहां जाते हैं ना, विश्व के देशों में अपना प्रभाव जमा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब कमजोर पड़ गई है। कल्याणकारी राज्य मतलब ऐसा राज्य जो लोगों के भले के लिए काम करते हैं। मैंने ऊपर बताया था कि जब से वैश्वीकरण आया ना, राजनीतिक क्षेत्र में खासकर प्रभाव डाला है और इससे राज्य कमजोर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट आगे, कल्याणकारी राज्य कमजोर पड़ गया और इसकी जगह किसने ले ली, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्यों ने ले ली, छोटे छोटे क्षेत्रों ने ले ली। आगे, वैश्वीकरण के कारण राज्य कुछ ही कामों तक सीमित रह गया, क्योंकि ज्यादातर काम वैश्वीकरण वैश्वीकरण की वजह से संभव हो रहा है। और वैश्वीकरण जब से आया तब से हो क्या रहा है, राज्य सारे काम नहीं कर पा रहा है, कुछ ही काम, है ना, कुछ ही काम, जैसे अपनी कानून व्यवस्था बनाए रखना, बस सिंपल। राज्य का जो मेन और पहला जो काम होता है, कर्तव्य होता है, वो क्या होता है, अपने राज्य का कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो बस वहीं तक सिमट के रह गया है और लोगों की थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी करना, बस। और बाकी ज्यादा ज्यादा हस्तक्षेप यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट, आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में मतलब इको, है ना, अर्थव्यवस्था या आय में इसने कैसे प्रभावित किया। देखो, वैश्वीकरण के कारण खासकर आईटी क्षेत्र, आईटी का मतलब क्या है, आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इस क्षेत्र में महिलाओं को खासकर रोजगार मिला है। समझना, आर्थिक रटने की चीज नहीं है, आर्थिक मतलब आय। अब आय में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो पैसे से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, आईटी क्षेत्र में रोजगार मिला। जब यहाँ की कंपनी वहां जाएगी, समझ में आ गया। तो ये जो आईटी क्षेत्र जो आ रहा है या एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है तो इनकम अच्छी हो रही है। नेक्स्ट, और रोजगार मिलेगा तो इनकम अच्छी तो लोगों का विकास होगा। अगला, इसके कारण हर देश का बाजार और सेवा, इसके कारण हर देश के बाजार वस्तुओं और सेवाओं से भर गए हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है, जिस देश में कोई चीज, कोई वस्तु या सेवा ज्यादा हो जाती है तो अगले देश में निर्यात करती है, और आयात कब करते हैं, जब उस देश को जरूरत होती है कोई चीज। तो इससे दोनों देशों की, विश्व के लगभग सभी देशों की जरूरतें पूरी हो जाती है आयात निर्यात से। आगे, वैश्वीकरण के कारण विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF के नाम से जाना जाता है, तो इन दोनों संगठनों का प्रभाव बढ़ गया है। मैंने पहले बोला था यहाँ पे आय की बात हो रही है, तो आय के सोर्स पे जो अपना नियंत्रण बनाए रखता है वो कौन रखता है, वर्ल्ड बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों नियंत्रण बना के रखते हैं। ठीक है, इजी है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके कारण देशों में आर्थिक असमानता बढ़ गई है। असमानता मतलब यहाँ पे भेदभाव हो रहा है कि भाई जब से वैश्वीकरण
अपना आर्थिक प्रभाव दिखा रहा है ना, तब से क्या हुआ, अमीर देश यानी विकसित देश और ज्यादा विकसित हो रहे हैं, और गरीब देश यानी विकासशील देश और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। इसी वजह से क्या हुआ, दोनों में असमानता, भेदभाव उत्पन्न हो गई। आगे, वैश्वीकरण के कारण विकसित देश अपनी वीजा नीति पर प्रतिबंध लगाते हैं छोटे देशों के लिए। विकसित देश क्या करते हैं, छोटे देशों के लिए, कि भाई ये छोटे देश है, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, मलेशिया, जो दक्षिण में आते हैं देश, उन देशों का क्या करते हैं, अल्पविकसित देशों पर ये लोग क्या करते हैं, वीजा नीति पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि वहां के नागरिक आएंगे, यहाँ से शिक्षा के चले जाएंगे, इससे टेक्नोलॉजी ले जाएंगे, इससे क्या होगा, इनको फायदा हो जाएगा और ये हमसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। इस वजह से विकसित देश छोटे देशों की वीजा नीति पर प्रतिबंध लगा देते हैं। समझ में आ गया कितना इजी है। ऐसे पॉइंट्स तुम्हारे सपोर्टिंग में भी नहीं मिलेंगे, यकीन नहीं तो मिला के देख लो, एक आध पॉइंट भले मिल जाए। आगे देखते हैं, ये तो और ज्यादा इजी। देखो सांस्कृतिक क्षेत्र में इसने कैसे प्रभावित किया है, बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इजी सांस्कृतिक है। फिल्म क्षेत्र में हॉलीवुड फिल्मों का प्रभाव है। आजकल बॉलीवुड देख लो कितना बर्बाद हो रहा है ना, दाने दाने में विमल कैंसर का तो देख लो, छोटे छोटे ऐड के लिए हमारे बॉलीवुड एक बर्बाद हो रही है, इसकी वजह से इनका नाम डूब रहा है ना, रोमांस की ज्यादा चल सकते हैं। अब बॉलीवुड बर्बाद हो रही है तो इसके जगह टॉलीवुड का नाम हो रहा है, क्योंकि वो एक्शन कर रहे हैं। पुष्पा देख लो, बाहुबली 2 देख लो, समझ में आ गया। लेकिन इससे ज्यादा प्रभाव है हॉलीवुड फिल्मों का, ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि रोमांस पर। नेक्स्ट, तो इसी वजह से पहला पॉइंट क्या कहता है कि भाई हॉलीवुड फिल्मों का प्रभाव है फिल्म क्षेत्र में। सेकंड पॉइंट, पहनावे में नीली जीन्स का प्रभाव है, जो आमतौर पर हर कोई पहनता है, चाहे लेडीज हो चाहे लेडीज हो। तो नीली जीन्स आप सबको पता है अमेरिका की देन है। आगे अवार्ड में देखें तो ऑस्कर अवार्ड, उसका प्रभाव। खान पान में मैकडोनल्ड यानी एमसी, जो ऐड देखते हो टीवी में देखा होगा, मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट का प्रभाव है। वैश्वीकरण के कारण हर देश की संस्कृति आपस में मिलजुल रही है, और मिलजुल रही है तो एक नई संस्कृति का निर्माण हो रहा है। समझ में आ गया कितना इजी है, पता चल गया कितना इजी है। तो हम देखते हैं इंडिया के कुछ त्योहार विदेशों में मनाए जा रहे हैं। दिवाली ले लो, लाइटिंग शो होती है, आतिशबाजियां होती है, उनके त्योहार हमारे यहाँ है। एक उदाहरण दे रहा हूँ इसका, कैसे संस्कृति मिलजुल रही है। इंडिया के त्योहार वहां मनाए जा रहे हैं, अमेरिका के त्योहार यहाँ मनाए जा रहे हैं। बताओ कौन से त्योहार हैं जो तुम्हारे फरवरी में जो तुम्हारे डेज आते हैं, फरवरी में कौन से डेज आते हैं, 7 डेज है ना। उन 7 डेज में जो भी बाबू सुनो तुम लोग करते हो,